साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कक्षा 9 का रिजल्ट किस प्रकार से बनाना है तथा शिक्षा विभाग के क्या नियम हैं, क्या निर्देश हैं तथा अंकों का क्या विभाजन रहने वाला है कक्षा 9 के लिए, और इसको तैयार करने के लिए जो एक्सेल शीट तैयार की है उस रिजल्ट शीट के बारे में भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत विगतवार सूचना देने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये एक्सेल शीट कहीं से मिलती है तो बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त करें, कहीं पर भी आपको कोई तरह का पे नहीं करना है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करना है तथा हमें कमेंट करके बताना है कि ये आपको कैसा लगा है। साथ ही आप कहाँ के हैं ज़रूर लिख के हमें बताइएगा ताकि हमें भी आपके बारे में जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह है इस रिजल्ट शीट की प्रथम शीट जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन शीट पर सारे निर्देश दे रखे हैं, अच्छे से हर चीज़ को समझाया गया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो एक बार इस इंस्ट्रक्शन शीट को जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर विगतवार हर तरह की जानकारी दे रखी है। ये कक्षा 9 के लिए जो रिजल्ट शीट तैयार की गई है ये कम से कम 200 विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आप अपने स्कूल के 200 विद्यार्थी जो कक्षा 9 के हैं उनका रिजल्ट इस शीट पर बना सकते हैं। अगर आपके 200 से कम विद्यार्थी है तो जो अतिरिक्त कॉलम है उनको हाइड कर सकते हैं। अगला जो आपको इंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है पीले कलर की जो सेल के अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बताया गया है कि आपको विद्यार्थियों का फोटो युक्त मार्कशीट प्राप्त करने का अवसर मिलेगा इस सीट पर। आगे एक सीट आएगी स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट, उस पर एक नियत कॉलम है। उस कॉलम के अंदर आप अपने विद्यार्थी का फोटो जरूर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और वो फोटो मार्कशीट पर आ जाएगा। कैसे आएगा आगे हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और इसके अलावा इस वर्कबुक को सिक्योरिटी के रूप में क्लास 9 पासवर्ड दिया गया है। और जो इंस्ट्रक्शन शीट है, मास्टर शीट है, इसके अलावा जो मार्कशीट है उस पर ये सिक्योरिटी का जो पासवर्ड है वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो अति संवेदनशील शीट है। अगर वहाँ पर अगर आप पासवर्ड लगा के ओपन कर लेते हो तो फिर सारे लिंक एरर आ जाएंगे, इसलिए उसको ओपन नहीं करना है। बाकी जहाँ पर डाटा एंट्री करनी है उन सारे के आपके पास ये पासवर्ड वर्क करेगा। कक्षा 9 के लिए तृतीय भाषा से संबंधित एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर कोड रहेगा 1 2 3 4। ये प्रोफाइल पर जो क्रम दे रखा है सब्जेक्ट का उसके अकॉर्डिंग ये कोड है। जैसे ही आप वो कोड फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस विद्यार्थी का तृतीय जो लैंग्वेज है वो वहाँ फिल हो जाएगा। और ये कोड कोई अलग कोड नहीं है, केवल उस विषय का क्रम अनुसार जो स्कूल प्रोफाइल पर दर्ज है। एक अति महत्वपूर्ण जानकारी है, इस वर्कबुक पर काम करते समय कई सारी समस्या भी आ सकती है, उसका समाधान किया गया है। सबसे पहले जो सीट आप ओपन करेंगे वो स्कूल प्रोफाइल रहेगी, उसमें आपके स्कूल से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी फिल कर लेनी है। दूसरा नंबर जो सीट है स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट, यहाँ पर आपके विद्यार्थियों के डेटा फिल करने हैं और उस सीट पर विद्यार्थी की उपस्थिति के अलावा एक फोटो जो मार्कशीट पे आनी है वो फोटो आप कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हैं। तत्पश्चात मार्क एंट्री सीट आएगी, उस पर आपके विद्यार्थियों के अंकों की डिटेल फिल करनी है और विद्यार्थियों के अंक बड़े सावधानी से फिल करना है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा के अंदर अनुपस्थित रहा है तो उसके लिए आप ए बी लिखेंगे, ये करके लिखा हुआ है, अलग कलर में आपको दर्शाया है। इसके अनुरूप ही वर्ड वहाँ पर फिल होगा, इसके अलावा कोई भी वर्ड वहाँ पर आप फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि डाटा वैलिडेशन कर रखा है। उसके बाद अगर कोई विद्यार्थी देरी से या किन्हीं कारणों से प्रथम परख या अन्य परख में विद्यार्थी नहीं आ पाया है या सम्मिलित नहीं हुआ है तो उनके लिए आपको NA लिखना है। NA लिखने के कारण उस विषय के अंक संपूर्ण विषय के अंदर उनके नहीं आएंगे। मान लीजिए उस विद्यार्थी के प्रथम टेस्ट में 10 अंक का है और वो विषय 100 अंक का है तो फिर उसका ये 90 नंबर का पूर्णांक का विषय रहेगा, ये NA लिखने के कारण। तो ये
आप NA लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है अंडरलाइन करके, ये ध्यान रहे मार्क एंट्री सीट जो है वहाँ पर जितने भी कॉलम मिलेंगे उस कॉलम में जहाँ पर आप अंकों का इंदराज कर रहे हैं, प्रविष्टि कर रहे हैं, वहाँ पर अंक और उसके अलावा NA AB यानी एब्सेंट के लिए और ML मेडिकल के लिए, इसके अलावा कुछ भी आप फिल नहीं कर पाएंगे। ये आपको सनद रहे, ध्यान रहे। उसके बाद आपको कुछ करना है ही नहीं। बाकी सारी जितने भी सीटें आपको आगे मिलेगी वो सारे आपको रिपोर्ट के रूप में मिलेगी। अगर आपने सही से डाटा इनपुट किया है तो सारे जितने भी रिपोर्ट है वो सही से आपको मिल जाएगी और सारी सीटें A4 साइज के पेपर पे व्यवस्थित की हुई है। मार्कशीट हेतु दो तरह की सीटें डिजाइन की गई है। एक तो आपको सिंगल फोटो युक्त मार्कशीट नजर आएगी और दूसरी सीट है जिसमें आपके विद्यार्थियों के एक पेज पर 2 मार्कशीट निकालने की व्यवस्था मिलेगी। कई साथी हैं हमारे जो टाइप के बजाय कॉपी पेस्ट पर ज़्यादा फोकस रहता है उनका, तो उनके लिए विशेष सूचना, अगर आप इस सीट के अंदर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो पेस्ट स्पेशल जरूर यूज करें। और ये कहाँ और कैसे करना है, हो सकता है आपके पास आपकी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनके डेटा एक्सेल के अंदर पहले से तैयार किए हुए हैं। पहले उन डेटा को आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करते समय पेस्ट स्पेशल के अंदर वैल्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हैं। और वो पेस्ट करने के बाद इस सीट की जो भी फॉर्मेटिंग है, डाटा वैलिडेशन है, वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। यह है पेस्ट स्पेशल और वो कैसे करना है वो सारा बता दिया। इसके अलावा इस सीट के अंदर कहीं पर भी अगर कोई सेल, कॉलम या रो आपके काम में नहीं आ रही है तो उसको आपको किसी तरह का कट नहीं करना है, उसको डिलीट नहीं करना है, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो आगे जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसके अंदर आपको वैल्यू या फिर रेफरेंस एरर दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तारीख का फॉर्मेट। तारीख का फॉर्मेट रहेगा डे, MM और YY, यानी आपको पहले दिन रखना है, उसके बाद महीना और अंत में वर्ष। अगर आपके कंप्यूटर का अगर फॉर्मेट डेट अलग है तो आप कंट्रोल पैनल के अंदर रीजनल लैंग्वेज सेटिंग में जाके डेट फॉर्मेट को चेंज कर लेना है। अब बात करते हैं फॉन्ट की। इसके अंदर आपको 2 तरह के फॉन्ट, एक तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे। हमारे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की स्कूलें हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी फ़ॉन्ट यूज करते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश फ़ॉन्ट। तो इंग्लिश के लिए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कैलिबरी या कैम्ब्रिया इंग्लिश फ़ॉन्ट जो हर कंप्यूटर PC या लैपटॉप के अंदर होता है, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अब रही बात हिंदी फ़ॉन्ट की। हिंदी फ़ॉन्ट के अंदर हमने यूज किया है गूगल इनपुट हिंदी टूल। और ये आपके कंप्यूटर के अंदर जो कॉर्नर में डेट रहती है उसके पास में ENG या HI लिखा होता है हिंदी वाला, तो आप उसको सिलेक्ट करके आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। कई साथी के कंप्यूटर के अंदर या PC के अंदर ये गूगल इनपुट फॉन्ट नहीं रहता है, तो उसके लिए एक समस्या आती है कि वो हिंदी के अंदर कैसे टाइप करें। ये आगे मैं जब प्रोफाइल के अंदर स्कूल का आप नाम लिखेंगे तो वो कैसे लिखे वो मैं लिख के बताऊंगा, आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके अलावा भी अगर कोई फॉन्ट आपके कंप्यूटर में नहीं है तो इंस्टॉल करने का तरीका हमने यहाँ लिख रखा है, आप जरूर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर वो फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा भी कई बार सीट पर कई सारी समस्या आती है, तो उनके बारे में भी हमने समाधान किया है। मार्क एंट्री करते समय उन सावधानियों को हमें रखना है ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आए इस सीट पर। ये वर्कबुक कक्षा 9 के लिए सामान्य विषय के अलावा जो व्यवसायिक शिक्षा है, वोकेशनल सब्जेक्ट, उसको भी इसमें जगह दी गई है। विषय के संबंध में डिटेल आप मास्टर सीट पर फिल कर सकते हैं, जिसको प्रोफाइल सीट कहा गया है। आवश्यकता होने पर केवल विषय के पूर्णांक आप बदल सकते हैं और वोकेशनल के बारे में आगे और आपको जानकारी देंगे। कई बार हम क्या करते हैं, जब मार्क एंट्री करते हैं तो स्टेटमेंट मार्क्स या रिजल्ट सीट या अन्य जो रिपोर्ट कार्ड है उसके अंदर इस प्रकार के एरर नज़र आते हैं। तो ये एरर आने का रीज़न क्या है, फॉर्मूले का अगर लिंक हट जाता है तो रेफरेंस वाला इस प्रकार का लिंक दिखाई देगा, या जब हैच इस प्रकार की समस्या आए तो कॉलम के अंदर जो डेटा है वो कॉलम छोटा पड़ रहा है, तो आप उस कॉलम की साइज को बढ़ा दो, समस्या सॉल्व हो जाएगी।
और इसके अलावा अगर आपने कहीं पर भी प्रोफाइल है, मास्टर सीट है, स्टूडेंट डाटा एंट्री है, मार्क करते समय मार्क एंट्री है, वहाँ पर कोई तरह की सेल या रो या आपने कॉलम को डिलीट कर दिया है, तो वहाँ डिलीट करने के बाद इस प्रकार के ये आपको एरर नजर आएंगे। इस प्रकार के एरर न आए इसलिए आप किसी प्रकार के कॉलम, किसी प्रकार का रो, किसी प्रकार की सेल को डिलीट नहीं करना है। अगर वो यूज नहीं आया है तो आप उसको हाइड कर सकते हैं, हाइड कर देंगे तो भी वो आपके प्रिंट के अंदर नहीं आएगी। इसके अलावा कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीच में स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके लिए NSO लिखा जाता है। तो ये स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट पर जब आप एंट्री करें तो नामांक यानी जहाँ रोल नंबर की एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर NSO लिख देवें, ताकि आपके पूरे रिजल्ट के अंदर इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन आगे होगी और इससे विद्यार्थियों की संख्या भी सही तरीके से आएगी। मेडिकल के लिए ML और अनुपस्थिति के लिए AB आपको फिल करना है, पहले भी बता रखा है। इस सीट के अंदर जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनको A4 साइज के अंदर हमने सेट कर रखा है। यहाँ पर आगे आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आएगा। इसके अंदर अगर बड़ी सीट है और इसको अगर आप प्रिंट करा रहे हैं तो बहुत सारे पेज होंगे और उसकी साइज भी लंबी होगी, तो आप उसको प्रिंट करके लैंडस्केप के अंदर प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद पेज को गोंद से चिपका कर एक रोल के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक रोल प्रिंट भी होता है, तो आप प्रिंटर के अंदर रोल प्रिंट करा दीजिए जो लंबी सीट के अंदर प्रिंट हो जाएंगे और उसको आप अपने यहाँ सेज कर रख सकते हैं रिकॉर्ड के अंदर। वैसे ये सीट बड़ी सावधानी से बनाई गई है, फिर भी एहतियात के तौर पर आप जरूर इसको चेक करें अपने स्तर पर और इसकी त्रुटि के लिए इसके निर्माणकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराए, क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है कि इस सीट को जरूर चेक करें। वैसे ये सीट बड़ी मेहनत से तैयार हुई है, हमारी ये बेस्ट सीट है। इसके अंदर अगर कोई विद्यार्थी सप्लीमेंट्री आया है और उसकी पूरी परीक्षा दी है तो पूरी परीक्षा के रिजल्ट तक ये सीट वर्क करेगी और इसकी संपूर्ण डिटेल हम आगे देने जा रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनके अंकों का डिटेल किस प्रकार से है। हमारे पास एक आदेश है क्रमोन्नति का, ये 31/3/2017 से आदेश निकला हुआ है और उसके बाद कोई नया आदेश आया नहीं है, तो इसके कारण इसी आदेश के अनुरूप अंकों का अंक भार उसी के अनुरूप रहेगा और इनके अंकों का अंक भार और इनका जो कक्षाोन्नति नियम है वो सारे हम इसके अंदर देख लेते हैं। परीक्षा और कक्षोन्नति के जो नियम हैं वो शैक्षिक सत्र 2011-12 से लागू है और इनके नियम क्या है वो एक एक देखते हैं। ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलाएंगे तथा राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की गृह परीक्षा यानी लोकल एग्जाम पर लागू होंगे। इसके अंतर्गत जो पहला नियम है वो कह रहा है कि कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा में केवल वही विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेंगे जिन्होंने किसी भी राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यंत अध्ययन किया है। उसके अलावा कक्षा 9 व 11 वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जाएगा जिसने कम से कम 2 लिखित सामयिक परख यानी 2 टेस्ट दिए हो और 1 लिखित परीक्षा अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा, और जिस परीक्षा परख में वह सम्मिलित नहीं हुआ है उसके कारणों की प्रामाणिकता से संस्था प्रदान को पूर्णतया संतुष्ट कर सके। अगला जो नियम है वो उपस्थिति एवं उसकी अनिवार्यता से रिलेटेड है। इसकी उपस्थिति की गणना कक्षा 9 और 11 के लिए 75% रहेगी और 30 मीटिंग यानी 15 दिन की उपस्थिति का लाभ संस्था प्रदान दे सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम उत्तीर्णता नियम जो इस सीट पर लागू होगा और इस सीट के अंदर इस सारे नियमों को हमने इंक्लूड किया है और पूरी प्रोग्रामिंग इसी के आधार पर हुई है। विद्यार्थियों को उनकी 3 सामयिक परखों यानी टेस्ट, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक जितने भी उन्होंने प्राप्त किए हैं योग को मिलाकर एक सामयिक परख, अर्धवार्षिक या वार्षिक के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 9 एवं 11 में वही विद्यार्थी कक्षोन्नति या उत्तीर्ण का अधिकारी माना जाएगा जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम
36% अंक प्राप्त किए हो। परंतु ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस चीज को अंडरलाइन कर ले हुए कि वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। अर्थात अगर विद्यार्थी ने पहले भी बहुत अंक प्राप्त कर दिए हैं अर्धवार्षिक तक, लेकिन अगर उसने वार्षिक के अंदर 100 में से 20 अंक लेके नहीं आया है तो वो विद्यार्थी फेल है, अनुत्तीर्ण है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वार्षिक परीक्षा के अंदर प्रत्येक विषय के अंदर उसको 20% अंक यानी 20 अंक लाने अनिवार्य होंगे, तभी वो विद्यार्थी उत्तीर्ण माना जाएगा। इस सीट के अंदर भी ये नियम लागू होगा। उसके अंदर अगर वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी ने 20 अंक नहीं लाए हैं 100 में से तो वो अनुत्तीर्ण दिखाएगा। अगर कोई प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों वाले सब्जेक्ट है तो दोनों में अलग अलग प्रैक्टिकल यानी उसके अंदर प्रायोगिक और थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक दोनों में पास होना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जैसे हमारे यहाँ क्लास 9th के अंदर रहेगा वोकेशनल सब्जेक्ट, उसमें दोनों हैं सैद्धांतिक और प्रायोगिक, दोनों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और प्रायोगिक परीक्षा में कोई तरह का कृपांक यानी उसको ग्रेस डे नहीं होगा। अगर 3 परखों का योग अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में हो तो इसे हमें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर देना है, जिसका सीधा सा अर्थ है अगर आपकी ग्रांड टोटल हो सकती है जैसे 70.1 आ गई है, 70.2 आ गई है, तो हमें उसको अगले पूर्णांक यानी 71 के अंदर लेके जाना है। यदि कोई विद्यार्थी 70 के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहां सामयिक परख यानी टेस्ट नहीं होते हैं तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर एक लिखित सामयिक परख आयोजित कर एक परख अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक तो है ही, उसके साथ एक टेस्ट होना अनिवार्य है। और अगर वो ऐसी किसी संस्था से आया है जहाँ पर टेस्ट आयोजित नहीं होते हैं तो हमें अपने स्तर पर एक टेस्ट लेना अनिवार्य है, तभी जाकर वो उसके परिणाम घोषित किया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी लेट आता है या फिर जो स्टेट ओपन स्कूल होते हैं उनके रिजल्ट लेट आते हैं, तब तक पहला टेस्ट खत्म हो चुका होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या नियम बताया है, कक्षा 10 से उत्तीर्ण कर विलंब से प्रवेश लेने वाले या फिर को स्टेट ओपन या अन्य जगह से विद्यार्थी आया है और लेट विलंब आया है तो अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व उसके रिजल्ट आते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका परीक्षा परिणाम अर्धवार्षिक परीक्षा, तृतीय परख एवं वार्षिक परीक्षा पूर्णांक के आधार पर घोषित होगा। इसका सेंस भी यही हुआ कि अर्धवार्षिक और वार्षिक तो हो गई और एक टेस्ट हो गया तृतीय टेस्ट, तो इस प्रकार से उसका रिजल्ट घोषित होगा। अगर विद्यार्थी ने रुग्णता प्रमाण पत्र दिया है मेडिकल और उसके आधार पर अगर वो वापस प्रविष्ट करना चाहता है तो प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर भीतर उसको ये रुग्णता प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। और अंतिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होंने कम से कम 2 सामयिक परख यानी 2 टेस्ट और वार्षिक परीक्षा दी हो, या फिर उसने एक टेस्ट अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दी हो, तब जाकर उसका रिजल्ट घोषित होगा। अब कर्पांक यानी ग्रेस, इसका क्या नियम रहेगा ये भी देख लेते हैं। कर्पांक के लिए विद्यार्थी का आचरण और व्यवहार तो उत्तम होना ही है और 2 विषयों में कर्पांक दिए जा सकते हैं, अधिकतम 2। अगर 3 में कम हो रहे हैं तो फिर आप कर्पांक नहीं दे सकते। कक्षा 9 और 11 में यदि विद्यार्थी एक ही विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5% कर्पांक दिए जा सकते हैं, जितने पूर्णांक होंगे उसके 5%। और यदि विद्यार्थी 2 विषयों में असफल हैं तो प्रत्येक संबंधित विषय में उसके जितने भी पूर्णांक हैं उसके अधिकतम 2% कर्पांक दिए जा सकते हैं। ये स्पष्ट हैं, आप देख लीजिए नियम। और रुग्ण अवस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कर्पांक दे नहीं होंगे। डिवीजन निकालने के लिए यानी श्रेणी का जो निर्धारण होगा उसके लिए फर्स्ट डिवीजन 60% और 48 से ऊपर अंकों पर सेकेंड डिवीजन रहेगा, और 36% और उससे अधिक अंक प्राप्त है और 48 से कम है तो ये थर्ड डिवीजन रहेगा। और विशेष योग्यता ये 75 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के विषय के अंदर डी यानी विशेष योग्यता डिटेक्शन मार्क्स लिखा जाएगा। अब हम देख लेते हैं पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री के क्या नियम हैं।
पूरक परीक्षा के अधिकतम किन्हीं 2 विषयों में दी जा सकेगी, यानी 2 से अगर अधिक विषय है तो वो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ही माना जाएगा। 2 विषय तक का आप उसको पूरक दे सकते हैं और इसके लिए भी विद्यार्थी को पूर्णांकों का 25% प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर 25% से कम है तो फिर वो अनुत्तीर्ण है, फेल है। परीक्षा आयोजन ये तो शिविर के अनुसार होगी और उसके पूर्णांक भी प्रत्येक विषय के वार्षिक परीक्षा के अनुसार उसके पूर्णांक नियत रहेंगे। जैसे वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक 100 होते हैं तो फिर पूरक परीक्षा के अंक भी 100 रहेंगे। और उत्तीर्णता का जो परीक्षा का नियम है वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित समझा जाएगा जिसने पूरक परीक्षा के विषय या विषयों में 36% अंक, यानी दोनों में अलग अलग 36% प्राप्त करने हैं। ऐसे नहीं एक में तो 50 ले आया और एक में कम लेके आ गया और दोनों मिला के 36 हो रहे, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों विषयों में बराबर 36% लाएगा तब ही उसको उत्तीर्ण समझा जाएगा। और एक विषय है तो उसमें 36% अंक लाना है तथा उसको कर्पांक दे नहीं होंगे, यानी सप्लीमेंट्री के अंदर किसी प्रकार का ग्रेस नहीं दिया जाता है। और पूरक परीक्षा के लिए जो शुल्क होता है वो कक्षा 9 और 11 के लिए 20 रुपये नियत है। अब इन सारे नियम देखने के बाद अब चलते हैं हमारी एक्सेल सीट पे। गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ हम आपको बताने वाले हैं कि हमें इस सीट पर किस प्रकार से वर्क करना है। सबसे पहले चलेंगे स्कूल प्रोफाइल के अंदर। स्कूल प्रोफाइल के अंदर आपको सबसे पहले आपकी स्कूल के डेटा एंट्री करना है। यहाँ पर 2 बड़े कॉलम हैं। एक तो आप इस सीट को हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर चेंज कर सकते हैं, इसके लिए ये कॉलम दे रखा है। और दूसरा आपके सबसे बड़ी समस्या आती है हिंदी में लिखने के लिए। यहाँ पर आप स्कूल का नेम हिंदी में कैसे लिखें। एक तो हमने बता दिया कि ये जो फॉन्ट है वो गूगल इनपुट के अंदर है। हम यहाँ पर कुर्तीदेव या अन्य डेवलिसिस वगैरह फॉन्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मीडियम को साथ लाने के लिए हमें इंग्लिश का फॉन्ट ही लेना पड़ेगा, तब जाके इस सीट के अंदर हम ड्यूल फॉन्ट रख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर गूगल इनपुट यूज किया है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर गूगल इनपुट यूनिकोड फॉन्ट इनबिल्ट नहीं है तो उसके लिए आपको पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं तो एक शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ, उसके आधार पर भी आप ये इतना छोटा सा नाम लिख सकते हैं। आप क्या करिएगा, आप अपने मोबाइल के अंदर ये नाम टाइप करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर के अंदर गूगल ट्रांसलेट खोल दीजिए और गूगल ट्रांसलेट पर आप ये हिंदी में टाइप कर सकते हैं, वहाँ से ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ये बड़े आसान तरीके रहेंगे और किसी प्रकार के फॉन्ट को अपने कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक ऑप्शन और है इस पे वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए। अगर आपके स्कूल के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट हैं तो यस रखना है, नहीं है तो यहाँ पर इसको नो कर देना है। जैसे ही नो करोगे तो वहाँ से वोकेशनल सब्जेक्ट की डाटा एंट्री हट जाएगी और रिपोर्ट के अंदर और मार्कशीट के अंदर इसकी एंट्री नहीं आएगी। और अगर है तो इसको यस करेंगे तो फिर ये आएंगे। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बटन, ये किसी सीट पर सीधे जाने के लिंक है, इससे डायरेक्ट इन सीट पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एड्रेस है। इधर आप देखेंगे सबसे ऊपर विषयवार जो विषय अध्यापक है उनकी एंट्री आप कर सकते हैं। यहाँ पर 30 जो लैंग्वेज है इनके क्रम दे रखे हैं। इस क्रम को आपको ध्यान रखना है। जब आप मार्क एंट्री सीट पर डाटा एंट्री करेंगे उस समय आप ध्यान रखेंगे, संस्कृत की एंट्री कर रहे हैं तो क्रम संख्या 1 ध्यान में रखेंगे, उर्दू की एंट्री कर रहे हैं तो क्रम संख्या 2 ध्यान में रखेंगे, गुजराती की अगर एंट्री कर रहे हैं तो क्रम संख्या 3 आप माइंड के अंदर रखेंगे, सिंधी की अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो क्रम संख्या 4 और पंजाबी की एंट्री कर रहे हैं तो क्रम संख्या 5 आप ध्यान रखेंगे। और इधर आपको विषय अध्यापक के नाम लिखने हैं ताकि पीछे रिपोर्ट कार्ड के अंदर ये सारे नाम आ जाए। अब एक अति महत्वपूर्ण यहाँ पर स्कूल लोगो, आप यहाँ से अपना स्कूल लोगो स्थापित कर सकते हैं इस कॉलम के अंदर। और उसका एक आसान सा तरीका, इस पर आप करेंगे राइट क्लिक तो ऑप्शन आएगा चेंज पिक्चर। आप इस चेंज पिक्चर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर जिस भी डिवाइस के अंदर ये फ़ोटो पड़ी है वहाँ सीधा ये लेके जाएगा। और कोई भी फ़ोटो पर आप क्लिक करके यहाँ पर एक इंसर्ट का बटन है, इस पर ओके कर देंगे तो वो फ़ोटो यहाँ पर सेट हो जाएगा।
नीचे जो ऑप्शन है वो व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल सब्जेक्ट के हैं। यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट जितने भी हैं वो हमने लिख दिए हैं। जिस स्कूल के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट है उनके काम आएगा, और जिसके ये वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पर तृतीय भाषा के लिए भी हमने ऑप्शन दे दिया है, और तृतीय भाषा के लिए हिंदी के अंदर इस तरफ लिखना है और इंग्लिश के लिए इस तरफ लिखना है। हमने वैसे यहाँ पर लिख रखा है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। ये जानकारी थी इस स्कूल प्रोफाइल सीट की। आगे देखते हैं स्टूडेंट डाटा एंट्री। ये नेक्स्ट सीट हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एंट्रीज इन कॉलम में करनी है। चंद कॉलम हैं। अगर आपके पास पहले से कोई रिकॉर्ड है विद्यार्थियों का एक्सेल के अंदर, तो आप बार बार उसको टाइप नहीं करना चाहते हैं, तो आप उन डेटा को कॉपी कर लीजिए। फिर आप जिस कॉलम के अंदर, जैसे मान लीजिए आपके कॉलम इधर उधर है, तो जैसे विद्यार्थी के नेम आपके पास मिल रहे हैं, तो एक कॉलम यानी नेम वाले कॉलम को आप सेलेक्ट करके कॉपी कर दीजिए। फिर यहाँ लाके आप पेस्ट के अंदर जाएंगे और पेस्ट में स्पेशल पेस्ट, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 30 नंबर पर मिलेगा वैल्यू पे क्लिक करके उसके बाद आपको ओके करना है। तो इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, और जैसे जैसे आपके कॉलम हैं वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं। इसके अंदर आपके विद्यार्थियों की उपस्थिति वाला कॉलम यहाँ मिलेगा, और लास्ट में मिलेगा आपके विद्यार्थियों के यहाँ पर फोटो पेस्ट करने का ऑप्शन। अब जो विद्यार्थी है उसके फ़ोटो पहले ही आपके एक कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बना के डाल दीजिए। फिर क्या करोगे, जैसे यहाँ पर अगर आपके विद्यार्थी का फ़ोटो लाना है तो इस फोटो पे क्लिक किया, यहाँ पर आया चेंज पिक्चर, इस पे क्लिक किया और वहाँ से उस फोल्डर में से, जैसे इस फोल्डर के अंदर हो सकता है आपके बच्चे के फ़ोटो डाले हुए हैं, तो उन विद्यार्थियों के यहाँ से फ़ोटो पर क्लिक करके आप यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई विद्यार्थी का फ़ोटो, ये विद्यार्थी है, इसको इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर उस विद्यार्थी का फ़ोटो यहाँ आ जाएगा, और इस पूरे कॉलम के अंदर उसको सेट कर देना है। और उसके अलावा भी कोई समस्या है तो इन फ़ोटो को यहाँ से कट कर दीजिए, और यहाँ खाली कॉलम के अंदर आप उन फ़ोटो को लाके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। और अगर साइज छोटी बड़ी हो तो उसको आप छोटी बड़ी साइज इस कॉलम के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, जिस विद्यार्थी का आप फ़ोटो डाल रहे हैं उस कॉलम की सीध के अंदर ये विद्यार्थी का फ़ोटो यहाँ रखना है, और उस विद्यार्थी का फ़ोटो इस कॉर्नर के अंदर रहना है। अगर कॉर्नर के ऊपर नीचे होगा तो दूसरे विद्यार्थी पर उसकी कटिंग जाएगी, ये ध्यान रख लेना है। आपको ये फ़ोटो इस 4 कॉर्नर के अंदर अंदर रखना है, इस बात का पूर्णतया से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली सीट देखते हैं, मार्क एंट्री सीट। इस सीट पर ये जो कलर के अंदर है, ये सारी एंट्रीज पीछे जो स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट है जहाँ पर आपने एंट्री कर दी है वहाँ से स्वतः आ जाएंगी। अब आपको देखना है कि ये जो रोल नंबर है, ये विद्यार्थी है, और इस विद्यार्थी के सामने ये कॉलम्स है, वो सब्जेक्ट वार आपको यहाँ पर उनके मार्क एंट्री करनी है। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी। हमने यहाँ पर पूर्णांक पीले कलर की सेल के अंदर लिखे हैं। अगर पूर्णांक इधर उधर हो तो आप इस पीले कलर की सेल के अंदर आप पूर्णांक चेंज कर सकते हैं, तो चेंज हो जाएंगे अपने आप सभी जगह। पहले आप जो मुख्य 6 सब्जेक्ट है उनकी एंट्री करेंगे, उसके बाद यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा के अंक फिल करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, अगर आपके विद्यालय के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट हैं तो स्कूल प्रोफाइल के अंदर आपको यस रखना है, यहाँ पर आपको लिखना है यस, तब ही यहाँ पर आप मार्क एंट्री कर पाओगे। यहाँ पर आपको जो भी टीचर्स हैं उनके नेम लिख देने हैं। ज़्यादातर स्कूल के अंदर सिर्फ 2 ही वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, तो दोनों टीचर्स के नेम यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर अंकों की एंट्री करनी है। और ध्यान ये रखना है, यहाँ पर विषय कोड आपको फिल करना है, और ये जो क्रम संख्या रहेगी 1 से लगाकर 10-11 तक है, ये क्रम संख्या आपको दर्शाती है स्कूल जो प्रोफाइल है इसके अंदर जो ये सीरियल वाइज नंबर लिखे हुए हैं, आपके कौन सा सब्जेक्ट स्कूल के अंदर है वो क्रम देख लीजिए, और वो क्रम आपको यहाँ मार्क एंट्री के अंदर आपको देना है। और मान लीजिए इस विद्यार्थी ने वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो यहाँ पर इस कॉलम को खाली रखेंगे तो ये संपूर्ण एंट्री यहाँ से
खाली हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, आगे शो नहीं होगी। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे तृतीय लैंग्वेज है, इसके अंदर भी दिखा देते हैं आपको। तृतीय लैंग्वेज के अंतर्गत भी विषय कोड है और ये क्रम संख्या, ये स्कूल प्रोफाइल के अंदर जो क्रम संख्या दे रखी है ये क्रम संख्या है। मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर पंजाबी सब्जेक्ट है तो 5 कोड भरना है, उर्दू है तो 2 कोड भरना है और संस्कृत है तो 1 नंबर कोड फिल करना है मार्क एंट्री पर। मान लीजिए 1 फिल किया है, इसका मतलब आपके विद्यालय के अंदर संस्कृत है। 2 फिल किया तो फिर अगला जो सब्जेक्ट उर्दू है वो आगे शो हो जाएगा मार्कशीट और स्टेटमेंट के अंदर। अब आपके विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो फिल कर देना है ये कोड फिल करने के बाद, और यही चीज़ आगे वोकेशनल सब्जेक्ट पर भी लागू हो रही है। अब आपके विद्यालय में ये वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें? तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, स्कूल प्रोफाइल के अंदर जो ये वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपने यस किया था, यहाँ पर आपको कर देना है नो, यानी आपके स्कूल के अंदर ये सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ आप आकर देखेंगे तो कोई भी एंट्री नज़र नहीं आएगी, यहाँ से ये खाली कर देगा और आगे रिकॉर्ड के अंदर भी नहीं आएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ अतिरिक्त सब्जेक्ट। इसके अंदर राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, इसके अंक यहाँ फिल करोगे। सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा फर्स्ट, उसके एंट्री यहाँ करोगे। उसके बाद स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, उसके बाद में SUPW, उसके बाद में कला शिक्षा, और इनकी एंट्री यहाँ करनी है। बस अब आपका काम लगभग हो चुका है। अब हमें आगे सिर्फ रिपोर्ट देखनी है। जैसे हम स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स यानी रिजल्ट शीट तैयार हो चुकी है। इस रिजल्ट शीट के अंदर आपके सारे डेटा आ चुके हैं और आपके विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार हो चुका है। जिन विद्यार्थियों के जो 36% है यानी 200 में से 72 होते हैं, उससे कम अंक आएंगे तो इस प्रकार से अलग ही नज़र आएंगे। ये पीले पीले कलर आपको नज़र आ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्यार्थी को पास होने के लिए जो 36% मार्क्स लाने होते हैं वो नहीं आए हैं, और अब जितने कम हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट तैयार हो रहा है। अगर मान लीजिए विद्यार्थी के 25% से भी कम अंक है तो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, और 25% से ऊपर है तो फिर पूरक या थोड़े से अंक कम हैं तो बाय ग्रेस वो पास हो जाएगा। इस प्रकार से ये संपूर्ण रिजल्ट आपके सामने तैयार हो चुका है, और किस सब्जेक्ट के अंदर कौन सी ग्रेडिंग आई है वो सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ तक ये बता देगा कि उस विद्यार्थी को किसी के अंदर ग्रेस मिला है तो वो भी कितने अंक का मिला है, ये भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये संपूर्ण डिटेल से आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि विद्यार्थी किस सब्जेक्ट के अंदर अनुत्तीर्ण है यानी फेल है वो भी बताएगा, और पूरक परीक्षा किस सब्जेक्ट के अंदर आई है वो भी नजर आएगा। अगर किसी विद्यार्थी को सानुग्रहण उत्तीर्ण यानी बाई ग्रेस पास हुआ है तो वो सब्जेक्ट भी यहाँ नज़र आएंगे। उसके अलावा किसी में री एग्ज़ाम है तो वो भी आएगा। अगर विद्यार्थी के विशेष योग्यता प्राप्त है यानी डिटेक्शन मार्क्स प्राप्त किए हैं तो भी यहाँ पर नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइनल रिजल्ट नज़र आएगा कि विद्यार्थी पास है या फेल है या बाई ग्रेस पास है या सप्लीमेंट्री है। अलग कलर नज़र आएगा अगर सप्लीमेंट्री है, फेल है तो भी अलग कलर नज़र आएगा। अगर पास है तो इस प्रकार से ग्रीन हो जाएगा, यानी जैसे ही ग्रीन हुआ हरा कलर हुआ इसका मतलब बल्ले बल्ले यानी पास हो चुका है। और ये विद्यार्थी के सर्व योग प्राप्तांक है, श्रेणी निर्धारित है, प्रतिशत है और कक्षा में स्थान। इस प्रकार से ये मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है। अगर कोई विद्यार्थी सप्लीमेंट्री या फेल है तो उसका कॉलम यहाँ से अपने आप ब्लैंक हो जाएगा, और सप्लीमेंट्री है तो उसका रिजल्ट पूरक परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात अंतिम परिणाम यहाँ पर नज़र आएगा। अब ये कैसे आएगा, ये रिजल्ट हमें कहाँ फिल करना है सप्लीमेंट्री का? जब आपका सप्लीमेंट्री की परीक्षा संपादित हो जाए तो उसका रिजल्ट भरने के लिए इससे नेक्स्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट एंट्री करके एक सीट है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स के बाद। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सप्लीमेंट्री से रिलेटेड सीट खुलेगी, और इसके अंदर जिस विषय के अंदर जिस विद्यार्थी के सप्लीमेंट्री आई है यहाँ पर आपको एस इस कलर में मिलेगा, और सामने विषय लिखा हुआ होगा और कितने में आई है वो भी मिलेगा। और अब आपको फिल करने हैं उसके अंक।
आप कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे। एकमात्र ये सब्जेक्ट है तो इसके अंदर ही, जैसे ये गणित लिखा है तो गणित के अंदर ही एंट्री कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ एंट्री कर दूँ, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ एंट्री की है और मैं आगे बढ़ूंगा तो ये कहेगा कि चेक द स्टूडेंट रिजल्ट। यदि उक्त विषय में पूरक आई है तो ही मार्क को फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसका सीधा सा सेंस ये है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी डेटा फिल नहीं कर सकते। अब मान लीजिए इस स्टूडेंट के गणित के अंदर सप्लीमेंट्री आई है, तो यहाँ पर ये गणित का सब्जेक्ट है और यहाँ पर उसने प्राप्तांक जो भी प्राप्त किए हैं वो यहाँ फिल करने हैं। मान लीजिए उसने 36% प्राप्त नहीं किए हैं, 35 प्राप्त किए हैं, तो इसका सेंस ये हुआ कि वो फेल हो चुका है। तो यहाँ पर उसका रिजल्ट दिखाएगा फेल, है ना। तो और अब अपन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा फेल, यानी उसका फाइनल रिजल्ट भी यही रहा फेल। और अगर वो पास हुआ है तो हम यहाँ पर अंक दिखाएंगे। जैसे ये हम यहाँ पर 36 अंक ये पास होने के लिए ज़रूरी है। जैसे हम 36 लिखा तो यहाँ पर उस विद्यार्थी के यहाँ पर लिख दिया पास, कितने प्रतिशत अंक अब बने हैं वो आ चुका है, और कौन सी श्रेणी है सब कुछ डिटेल यहाँ आ चुकी है। इसके अलावा किसी भी सेल के अंदर आप कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। अब हमने ये एंट्री कर ली है। अब ये एंट्री जो मेन रिजल्ट है उसके अंदर चली गई है। अब ये हमारा मेन रिजल्ट था, पहले उसके मुख्य परीक्षा के अंदर सप्लीमेंट रही थी और पूरक परीक्षा के बाद में वो पास हुआ है और उसके बाद में उसका इतने परसेंट बने हैं, ये श्रेणी निर्धारित हुई है और पूरक परीक्षा के बाद में वो पास का जो रिजल्ट है ये दर्शाया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक संपूर्ण रिजल्ट है, संपूर्ण सीट है जिसके अंदर सारे डेटा आपके सामने अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं और अगली सीट देखते हैं। ये भी एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें विषयवार और विषय अध्यापक वार यहाँ पर रिजल्ट आपको नज़र आएगा, नीचे वर्गवार रिजल्ट नज़र आएगा जो आपको आगे देना होता है। और नेक्स्ट सीट ये है आपके रिजल्ट एग्रीगेट। अब ये रिजल्ट एग्रीगेट क्या होता है, इसमें विद्यार्थी के संपूर्ण डेटा आपको नजर आ गए हैं। अब जैसे हमने पूरक परीक्षा के अंदर इसकी डिटेल भरी है तो वो भी आ चुकी है और पूरक परीक्षा पहले नहीं होती है तो हम यहाँ से सप्लीमेंट्री का यहाँ से रिजल्ट हटा देते हैं। जैसे हम यहाँ से सप्लीमेंट्री का रिजल्ट हटाया तो आपके यहाँ पर जो रिजल्ट एग्रीगेट है यहाँ पर भी उसी हिसाब से डेटा आ जाएंगे। अब ये संपूर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम आपके सामने हैं। सप्लीमेंट्री आई है तो सप्लीमेंट्री किस सब्जेक्ट में आई है वो भी आपको यहाँ प्रदर्शित कर देगा। अब रिजल्ट जो सब्जेक्ट वाइज होता है ये प्रत्येक सब्जेक्ट के क्या डिवीज़न बना है ये सारा बता रहा है। नीचे पूरी स्टैटिस्टिक्स है, ये सब्जेक्ट वार है, किस सब्जेक्ट के अंदर विशेष योग्यता, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और उत्तीर्ण और उनके प्रतिशत और फेल या पूरक या अन्य है जो भी है वो सारा यहाँ पर डिटेल आ जाएगी और ये समग्र परिणाम यहाँ आ जाएगा। ये संपूर्ण जानकारी इस सीट के अंदर मिलेगी। अब देखते हैं हमारी जो स्पेशल मार्कशीट है जिसके अंदर विद्यार्थी का फोटो आएगा। ये है विद्यार्थी का फोटो युक्त मार्कशीट। यह है मार्कशीट जो फोटो युक्त है, इसके अंदर विद्यार्थी का फोटो आएगा। ये आपके स्कूल का लोगो है वो भी आएगा। ये लोगो है ये हमारे शिक्षा विभाग का है, इसको नहीं हटाना है। कई साथी यूट्यूब कमेंट पर कमेंट करते हैं कि हमें ये दूसरा वाला लोगो भी हटाना है, लेकिन ये लोगो आपको नहीं हटाना है और नहीं हटेगा। ये शिक्षा विभाग का है, इसको रखना है। आपको केवल मात्र ये लोगो यहाँ पर चेंज करना है। आपके स्कूल का लोगो आ जाएगा, एक तरफ शिक्षा विभाग का आ जाएगा, यहाँ पर विद्यार्थी की फोटो आ जाएगी। यहाँ पर एक विद्यार्थी की एक बार मार्कशीट आएगी। अगले विद्यार्थी की अगर मार्कशीट चाहिए तो आपको इस पीले कलर की सेल के अंदर आपको रोल नंबर चेंज कर देने हैं। जिस रोल नंबर के आपको मार्कशीट चाहिए वो रोल नंबर यहाँ टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये कंट्रोलर है, इसके माध्यम से आप ऊपर नीचे रोल नंबर ले जा सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए 906 की, तो आपको जैसे नीचे ले जाओगे तो ये 906 की मार्कशीट मिल जाएगी। ये फ़ोटो चेंज हो जाएगा और ये पूरा परिणाम चेंज हो जाएगा। और अन्य विद्यार्थी का लेना चाहते हैं तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये फ़ोटो भी चेंज होती रहेगी, ये रिजल्ट भी चेंज होता रहेगा। ये 909 का है, ये अलग अलग आपके पास मार्कशीट निकलती रहेगी, आप इनका प्रिंट लेते रहे। अब हमें पता है कि आप क्या कमेंट करने वाले हैं। आप कमेंट करेंगे कि हमें एक साथ सभी विद्यार्थियों के डाटा या मार्कशीट
प्रिंट करानी है, रिपोर्ट लेनी है। लेकिन हम इस प्रकार की अगर मार्कशीट प्रिंट कराते हैं तो उसके डेटा बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। मैंने भी पहले 10 मार्कशीट यहाँ डेवलप की थी, लेकिन ये सीट 5 से भी ज़्यादा MB की हो गई थी। फिर हमने बहुत सारी मार्कशीट नीचे तैयार की थी, वो हटाई, एक मार्कशीट रखी, ताकि हर एक कंप्यूटर के अंदर इतने स्पेस, इतने डेटा और उतना प्रोसेसर नहीं होता है कि इस प्रकार की सीट को वो प्रोसेस कर सके। इसलिए हमने यहाँ पर एक सीट रखी है, ताकि आप एक पेज के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी के आप ले सकते हैं क्रमवाई। आपको पहले 901, फिर 902, 903 इस प्रकार से यहाँ लिखते जाएंगे और उस विद्यार्थी के डेटा और उनकी फ़ोटो और पूरा रिकॉर्ड आता रहेगा और प्रिंट लेते रहे। एक एक विद्यार्थी का आपको यहाँ पर प्रिंट निकालना है। और आप चाहते हो 10-20 विद्यार्थियों की एक साथ, तो आगे हमने सिंपल मार्कशीट रखी है। ये आपके सिंपल मार्कशीट भी यहाँ पर तैयार हो जाएगी और आप ये मार्कशीट प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर जो ये आपको खाली कॉलम दिख रहा है, ये व्यावसायिक शिक्षा का है, वोकेशनल का। जहाँ पर वोकेशनल होगा वहाँ पर ये नज़र आएगा। एक बार इसको वापस करके देखते हैं ये वोकेशनल के किस प्रकार से एंट्री आती है। तो हम सबसे पहले प्रोफाइल पे गए और यहाँ पर वोकेशनल पर यस किया। जैसे हम यहाँ पर यस किया, अब हम वापस इसकी रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। तो हम चलते हैं पहले फोटोयुक्त मार्कशीट पर। ये फोटोयुक्त मार्कशीट वाला रिपोर्ट कार्ड है। यहाँ पर आपके वोकेशनल के मार्क्स भी नज़र आ रहे हैं। अब इसमें है क्या फंडा, वो भी बता देते हैं। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, एक तो सामाजिक विज्ञान और ये वोकेशनल। अब इन अंकों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है वोकेशनल का, वो भी समझा जाते हैं। जहाँ पर वोकेशनल नहीं है वहाँ पर तो ये मुख्य जो 6 सब्जेक्ट हैं उनके अंकों का योग ही यहाँ पर रहता है। लेकिन जिन स्कूल्स के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट है वहाँ पर क्या होगा, जो ये अंतिम सामाजिक विज्ञान आपको नज़र आ रहा है, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा, इन दोनों में से जिस सब्जेक्ट के अंक ज़्यादा रहेंगे उनके अंक ये वुल टोटल जो ग्रांड टोटल है उसके अंदर अपने आप जुड़ते रहेंगे। यही नियम है कि सामाजिक और वोकेशनल सब्जेक्ट दोनों के अंदर जिसके अंक ज़्यादा रहते हैं उनके अंक इसके अंदर जोड़ दिए जाते हैं। ये जो आपके सामने सिंपल मार्कशीट नज़र आ रही है, इसके अंदर भी आपको ये वोकेशनल की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो सामाजिक के ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस मार्कशीट के अंदर सामाजिक के अंक ज़्यादा है। यहाँ पर 143, यहाँ पर 142, यानी ये एक अंक ज़्यादा है, तो ये मार्क्स है इस वुल टोटल के अंदर इंक्लूड होंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 113 है, तो इसका मतलब ये 121 ज़्यादा है, इस वजह से सामाजिक के अंक इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। अब एक और मार्कशीट अगली देख लेते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर स्टार नज़र आएगा वोकेशनल के अंदर, यहाँ पर वोकेशनल के अंक ज़्यादा है, तो ये वोकेशनल के अंक इस टोटल के अंदर इंक्लूड होंगे। यहाँ पर ये ब्लैंक इसलिए है कि इस विद्यार्थी के वोकेशनल नहीं है, तो इस कारण से इसके यहाँ ब्लैंक आ गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर इस विद्यार्थी के वोकेशनल पर स्टार आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, देखिए आप, वोकेशनल के अंक ज़्यादा है तो ये अंक इस वुल टोटल के अंदर इंक्लूड होंगे, इसलिए इस पे स्टार आ रहा है, यानी इसके अंक जोड़े जा रहे हैं, ये हमें दर्शाया जा रहा है। ये है हमारी सिंपल मार्कशीट, एक पेज पर 2 मार्कशीट आ जाएगी। और आगे देखते हैं जो मार्कशीट होगी आफ्टर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के बाद आप ये मार्कशीट दे सकते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पर किसी प्रकार का अंक फिलिंग नहीं है, तो यहाँ पर रिजल्ट भी नहीं दिखा रहा है। जैसे ही हम सप्लीमेंट्री वाले मॉड्यूल के अंदर जाके यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री का रिजल्ट फिल कर देंगे, जैसे हमारे यहाँ गणित के अंदर सप्लीमेंट्री है तो हमने यहाँ पर अंक दे दिए हैं। जैसे ही हमारी पूरक परीक्षा हो जाती है, पूरक परीक्षा होने के बाद जितने विद्यार्थी ने अंक प्राप्त किए हैं वो अंक हमने यहाँ फिल कर दिए, यहाँ पर ये रिजल्ट भी आ गया। अब हम देख लेते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री के बाद जो मार्कशीट जारी करनी है वो इस प्रकार से जारी होगी। ये गणित के अंदर उसके सप्लीमेंट्री थी। अब ये गणित वाले आप नाराज मत होना, हमने तो ऐसे ही डेमो के रूप में लिख दिया है, मेरा खुद का सब्जेक्ट गणित ही है इसलिए मैंने लिखा है। अब आपके गणित के बाद आपके अंक कितने आए वो लिख दिया, इस विषय का परिणाम क्या रहा वो लिख दिया, अंतिम परिणाम क्या रहा वो लिख दिया, और यहाँ पर जो पूरक परीक्षा के बाद परिणाम घोषित हुआ वो भी यहाँ पर लिख दिया। यानी पूरक परीक्षा के बाद में भी आपका जो संपूर्ण डिटेल से मार्कशीट जारी होनी है वो भी जारी हो चुकी है। इस प्रकार से आपके सामने ये संपूर्ण रिजल्ट शीट है जो आपको बताई गई है।
हम आशा करते हैं कि आपको इस पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आप आसानी से रिजल्ट तैयार करेंगे। अगर आप ये संपूर्ण वीडियो देखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।